अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिस तरह पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि हम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशन पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का दोस्तों आपको पता है कि ये ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन होती है कि इसमें जो इंटीग्रल के जो दो लिमिट्स होते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं। वोल्टर में तो एक वेरिएबल होता है, फ्रेडहोम में दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो फ्रेडहोम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन के जो दो लिमिट्स होते हैं ना, वो हमारे पास कांस्टेंट ही होते हैं। और ये जनरल फॉर्म हमारे पास इस फ्रेडहोम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन की ये है, ये आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रही है। तो आज हम इसकी सॉल्यूशन पर बात करेंगे। इसमें जो ये कर्नल है, ये एक तरह से मतलब दो सेपरेबल फंक्शन के प्रोडक्ट में होता है। और मतलब g जो है x का फंक्शन होता है और h जो है वो t का फंक्शन होता है हमारे पास। और इसकी सॉल्यूशन पर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है इसकी सॉल्यूशन में, वो है हमारे पास डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड। डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड में हम इस तरह की फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं। मतलब un मतलब nth डेरिवेटिव है ना, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव हो सकता है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स इसमें 0 से लेकर 1 तक है और ये इनिशियल कंडीशंस भी इसमें हमें गिवन होती हैं। इनिशियल कंडीशन इसलिए हमें गिवन होती हैं ताकि हम सॉल्यूशंस इजीली मालूम कर सकें। तो जिस तरह आपको कहा गया है कि kx ऑफ t ये हमारे पास सेपरेबल होता है, मतलब gx का फंक्शन और h t का फंक्शन होता है। तो पुटिंग कर लें तो g तो x का है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर t की निस्बत से हो रही होती है, तो g को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है। और डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड में आपको याद होगा कि हम अल्फा को, इस इंटीग्रल को अल्फा का नाम दे देते हैं और फिर यहाँ पर पुटिंग कर देते हैं। मतलब इस इक्वेशन 7 में हमने इस इंटीग्रल को अल्फा का नाम दे दिया और इसको हमने दोबारा से इस इक्वेशन 7 में पुट कर दिया। तो ये हमारे पास इस तरह इक्वेशन 9 आ गई। ठीक है। इस इक्वेशन 9 में आप देखें ये nth डेरिवेटिव है ना, तो इसको को हम जितना भी डेरिवेटिव फर्स्ट करें, एक डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव, तीन डेरिवेटिव में जितनी भी हैं, n टाइम्स हम इस इक्वेशन 9 को इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर x तक। तो फिर हमारे पास इस तरह की एक एक्सप्रेशन आ जाती है u ऑफ x इक्वल टू p। p जो है तो फंक्शन होता है x और अल्फा का। ठीक है। अब ये एक डेरिवेटिव है तो एक दफा इंटीग्रेशन करेंगे, दो डेरिवेटिव है तो दो दफा इंटीग्रेशन करेंगे। और फिर आगे इसको हम एक तरह से ये इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करके हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं इक्वेशन 10 को, जब हम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 8 पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये इक्वेशन 8 यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। ठीक है। इस इक्वेशन 8 में हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन 10 को, तो हमारे पास सॉल्यूशन फिर आ जाती है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाती है। कैसे, इसको हम एग्जांपल से कर लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल 1 में एक फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनिशियल कंडीशन भी इसकी हमारे पास गिवन है। तो उसी मेथड के मुताबिक, मतलब ये ऑलरेडी देखें इसमें जो कर्नल है वो सेपरेबल फॉर्म के मुताबिक ही है हमारे पास। कर्नल हमारे पास सेपरेबल फॉर्म के, मतलब g जो है x का फंक्शन है और h जो है वो t का फंक्शन है। x ऑलरेडी इंटीग्रल से बाहर निकला हुआ है। ठीक है ना। तो इस अल्फा को हम इंटीग्रल का नाम दे देते हैं, मतलब ये जो इंटीग्रल है इसको हम अल्फा का नाम दे देते हैं। ठीक है। और दोबारा से जब हमने पुटिंग कर दी तो ये इक्वेशन 12 हमारे पास आ गई। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने अब u ऑफ x को कैलकुलेट करना है, तो u ऑफ x को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इक्वेशन 12 को, क्योंकि एक डेरिवेटिव है तो एक ही दफा इंटीग्रेट करेंगे। एक इक्वेशन 12 को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू x, और एक डेरिवेटिव है तो एक ही दफा इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसकी तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर इंटीग्रेशन बहुत आसान सी है। लिमिट्स जब पुट करेंगे तो ये 14, इक्वेशन 14 की लेफ्ट राइट हैंड साइड आ जाएगी। आसान है, ये बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास u ऑफ x की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब इक्वेशन 14 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 14 मतलब इसको इक्वेशन 14 का नाम दे दें और इक्वेशन 13 में आप इसको पुट कर दें। मतलब u ऑफ x को आप इक्वेशन 13 में पुट कर दें तो यहाँ पर x का फंक्शन है, तो यहाँ पर ये t का फंक्शन हो जाएगा। t का फंक्शन हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत आसान कैलकुलेशन है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ जाएगी। 1/3 जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई तो फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे हम फिर इस तरह करेंगे। जब हमने अल्फा की वैल्यू 1/3 पुट कर ली, ठीक है, और एक्सक्यूज मी, अच्छा, तो अल्फा की वैल्यू 1/3 जब हम इस इक्वेशन हमने असल में अल्फा की वैल्यू 1/3 जो पुट की है ना, ये हमारे पास कैसे आई, ये असल में हमने जो कैलकुलेशन की है, ये हमारे पास ये जो u ऑफ x की वैल्यू है ना, इक्वेशन 14 को जब हमने यहाँ पर इधर पुट कर दिया, मतलब u ऑफ x मतलब u ऑफ t की वैल्यू को हमने इस इंटीग्रल में पुट कर लिया, इंटीग्रेशन कर ली, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। 1/3 आ गई, तो जब अल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई तो इधर
इधर आप u ऑफ x मतलब इक्वेशन 14 में अल्फा की वैल्यू पुट कर लें 1/3। 1/3 जब आप पुट करेंगे तो एक्चुअली वो 3 नीचे आ जाता है ना, तो ये एक्चुअली ये 1/6 हो जाता है। 1/6 हो जाता है तो 1/6 माइनस 1/6 ये तो 0 बन गया, ठीक हो गया ना। तो u ऑफ सिर्फ ये वाला टर्म 0 बन गया, मतलब ये वाला टर्म 0 बन गया और सिर्फ ये वाला टर्म x रह जाता है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास एक तरह सॉरी u ऑफ x की वैल्यू हमारे पास सिर्फ x आ जाती है। हमने क्या किया, हमने इस तरह से किया कि ये जो इक्वेशन 14 है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि इक्वेशन 14 को हमने इक्वेशन 13 में पुट किया, मतलब u ऑफ t की वैल्यू इस इंटीग्रल में पुट कर दी, कैलकुलेशन की तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। जब 1/3 अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई तो हमने जब u ऑफ x में 14 में अल्फा की वैल्यू पुट कर दी तो ये 1/6 बन गया, 1/6 माइनस 1/6 0 हो गया, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया और खाली x रह गया। तो u ऑफ x इक्वल टू x हमारे पास इस इक्वेशन की सॉल्यूशन आ गई। मतलब ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन जो है हमारे पास, ये ऊपर जो हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली 11 इक्वेशन, इसकी सॉल्यूशन आ गई। इसी तरह अगर हम एग्जांपल 2 में देखें तो इसमें हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, हमारे पास 3 इनिशियल कंडीशन भी हमारे पास गिवन है और ये कर्नल ऑलरेडी सेपरेबल फॉर्म में, x को हम ऑलरेडी बाहर निकाल देंगे। और ठीक है, तो अब देखें साइन x माइनस ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्यों इस तरह से लिखा है, असल में जब आप x को बाहर निकाल दें, x को बाहर निकाल दें, ठीक है, और इस इंटीग्रल को अल्फा का नाम दे दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन x माइनस x इंटू अल्फा, ठीक है। जब आप x कॉमन ले लेंगे, x माइनस x को आप कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस अल्फा बन जाएगा। मतलब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो x अपनी जगह पर है, यहाँ पर आप x को बाहर निकाल दें और बाकी इंटीग्रल को अल्फा का नाम दे दें, x कॉमन ले लें तो x कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा रह जाएगा। तो एक्चुअली ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, आसान है, आप लोग लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, खाली x को कॉमन लिया गया है क्योंकि x बाहर निकल जाता है और इंटीग्रल को अल्फा का नाम दे दिया गया। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन x माइनस 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इक्वेशन 19 को अब 3 डेरिवेटिव है, 3 दफा हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 19 को। जब हम पहली दफा इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा और साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, और इसका जब x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आसान है, x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा ना, ठीक है। फ्रॉम 0 टू x हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस अल्फा तो कांस्टेंट होगा, वो तो बाहर निकला हुआ होगा, और x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को हम 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। फिर u डबल डेरिवेटिव आ गया, इसको हम दोबारा 0 टू x हम इंटीग्रेट करते हैं, इस इक्वेशन 21 को हम दोबारा से फ्रॉम 0 टू x इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव और कम हो जाएगा और cos x का इंटीग्रल हमारे पास sin x 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल अगेन कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आएगा। तो ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 असल में 3 फैक्टोरियल के बराबर है। अब इसको दोबारा से 3 दफा इंटीग्रेशन करनी है ना, मुकम्मल हमने डेरिवेटिव खत्म करना है, तो अब दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव मुकम्मल खत्म हो जाएगा, u ऑफ x आ जाएगा, sin x का इंटीग्रल हमारे पास माइनस cos x है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये बाहर होगा, x क्यूब को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x4 बाय 4 बन जाएगा, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ये एक्चुअली 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये u ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब u ऑफ x की मतलब यहाँ पर इसको u ऑफ x की वैल्यू को इक्वेशन 23 को आप इक्वेशन 20 में पुट कर लें, लेकिन हमने यहाँ पर एक तरह से क्या करना है, यहाँ पर हमने इसका एक डेरिवेटिव मतलब एक तरह से u प्राइम को हमने पुट करना है। हमने चूंकि यहाँ पर ये इंटीग्रल में u प्राइम है मतलब एक डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर हम एक डेरिवेटिव वैल्यू वाली एक डेरिवेटिव जो है उसको हम इक्वेशन 20 में पुट करेंगे, मतलब 22 इक्वेशन को हम इक्वेशन 20 में पुट कर देंगे, ठीक है। मतलब u प्राइम ऑफ x की वैल्यू को हम इक्वेशन 20 में पुट कर देंगे, ठीक है। जब हम पुट करेंगे, ठीक है, मतलब जिस तरह लिखे हुए कि 22 इक्वेशन को 20 में हम पुट कर लें, ठीक है, हमने पुट कर ली, इंटीग्रेशन आसान है, आप लोग कर लें, तो अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू जब -1 आ जाएगी तो अगेन ये जो इक्वेशन 23 है, असल में यहाँ पर हमने u ऑफ x इसलिए कैलकुलेट किया है, असल में अगर आपके जहन में ये आता है कि यहाँ पर तो एक डेरिवेटिव है, मतलब इंटीग्रल में तो यहाँ पर जो है इंटीग्रल में एक डेरिवेटिव है, ठीक है ना। मतलब अगर आपके जहन में है कि यहाँ पर तो इंटीग्रल में एक डेरिवेटिव है, फिर हमने u प्राइम ऑफ x कैलकुलेट करना क्या काफी नहीं था कि हमने u ऑफ x क्यों कैलकुलेट किया, तो वजह यह है कि हमें सॉल्यूशन के लिए u ऑफ x चाहिए। u प्राइम ऑफ x तो चलो हमें इस इंटीग्रल के लिए चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन के लिए हमें u ऑफ x चाहिए। तो सॉल्यूशन
के लिए हमने अल्फा की वैल्यू मालूम कर ली, अल्फा की वैल्यू -1 आ गई। जब अल्फा की वैल्यू -1 आ गई तो सॉल्यूशन u ऑफ x में जब अल्फा -1 पुट करेंगे तो अगेन ये टर्म खत्म और सिर्फ cos x रह जाएगा, और यही हमारे पास इस फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन 17 की सॉल्यूशन है। ठीक हो गया जी।